आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पौधों की सिंचाई क्यों की जाती है जानेंगे। सिंचाई पौधा में किस लिए किया जाता है, कितना सिंचाई करना चाहिए, इन सब चीज़ों को जानेंगे। सिंचाई से पौधों को क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। तो सिंचाई को अंग्रेजी में इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन सिंचाई को कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सिंचाई क्या होता है। सिंचाई तो फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं। जब हम फसल को पानी उपलब्ध कराते हैं तो इस पद्धति को, उस क्रिया को हम कहते हैं सिंचाई। तो सिंचाई समझ में आया होगा। सिंचाई पौधों को, फसलों को पानी देने की पद्धति को कहते हैं सिंचाई। सब आदमी को पता है जीवों के जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है, यानी जल समस्त जीवों के जीवन के लिए ज़रूरी होता है और सबसे पहला आधार होता है। तो जल समस्त जीवों के जीवन का मुख्य आधार है। बिना जल का जीवन संभव नहीं है। कोई भी जीव के जीवन, जैविक क्रियाएं जो होती है जल से ही संपन्न होती है। तो बिना जल का जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए जल को जीवन का मुख्य आधार कहा जाता है। फसलों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो फसलों को उचित वृद्धि और विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। फसलों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो उचित वृद्धि और विकास के लिए। समझ में आ गया होगा कि उचित वृद्धि और विकास के लिए फसलों को जल की आवश्यकता होती है। फसलों की समस्त जैविक क्रियाएं जो होती है वह सब जल से ही संपन्न होती है। जैसे बीजों का अंकुरन, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, अवशोषण का क्रिया, रसारोहण का क्रिया, बाष्प उत्सर्जन का क्रिया, इन सब क्रियाओं के लिए फसलों को जल की अति आवश्यकता है। इन सब क्रियाओं के बिना फसल हो ही नहीं सकता है। अर्थात बीजों का अंकुरन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, रसारोहण, बाष्पोत्सर्जन, इन सब क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है फसल में। तो ये बात समझ में आया कि फसल में जल क्यों आवश्यक है। तो बीजों का अंकुरन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, रसारोहण और बाष्प उत्सर्जन के लिए फसलों को जल की आवश्यकता है। यानी इन सब क्रिया जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। इन सब क्रियाओं को हम जैविक क्रिया कहते हैं। तो पौधे अपनी जड़ों की सहायता से जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण पौधे कैसे करते हैं? तो जड़ों की सहायता से करते हैं। इससे पौधों को जल में घुले जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सब प्राप्त हो जाता है और उसके विकास में उसकी सहायता करती है पौधों को। तो पौधा का जड़ जो होता है वह जल का अवशोषण करता है और अवशोषण क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जल में जितने भी घुले हुए पोषक तत्व होते हैं वह सब पौधों को प्राप्त होते हैं और इससे पौधा का विकास संभव हो पाता है। रसारोहण क्रिया क्या? रसारोहण क्रिया में के द्वारा पोषक तत्व पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। पोषक तत्व पौधे के सभी भाग तक किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो रसारोहण क्रिया के द्वारा। पोषक तत्व पौधे के सभी भागों में किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो रसारोहण के क्रिया के द्वारा पहुंचता है। अवशोषण, अवशोषित जल जो होती है पौधों को पाला यानी फ्रोस्ट तथा गर्म हवाओं से बचाता है। अब जो पौधा जल को अवशोषित करती है, पौधा जो जल को अवशोषित करती है वह उसको पाला यानी कि फ्रोस्ट और तथा गर्मी से बचा देता है। उसको बचाने के लिए होता है। तो पौधा अवशोषित जल के सहायता से गर्मी से बच पाते हैं, पाला से बच पाते हैं। सिंचाई से मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है। जब हम सिंचाई करते हैं तो इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और नमी जो है वह फसल की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। नमी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा भी नमी ज़रूरी नहीं है। तो खेतों में नियमित रूप से सिंचाई ज़रूरी है। खेतों में नियमित रूप से सिंचाई ज़रूरी है। तो अगर नियमित सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल बढ़िया नहीं हो पाएगा। नमी नहीं रहेगा फसलों में, मिट्टी में, तो फसल अच्छा नहीं उग पाएगा। तो इसलिए नियमित रूप से खेतों को सिंचाई करना चाहिए जिससे कि फसल अच्छा हो पाए। तो ये बात समझ में आया होगा। तो खेतों में नियमित सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक चेतावनी है कि ज़्यादा सिंचाई से भी हमारे खेत में हानि पहुंचती है, फसल नष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे
हमने लिखा है चेतावनी। जिस प्रकार कम सिंचाई से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अधिक सिंचाई से फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंचाई, अधिक सिंचाई से खेतों में जलाक्रांत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलाक्रांत, वाटर लॉगिंग की स्थिति बन जाती है। तो अधिक सिंचाई अगर हम करते हैं फसल में, ज़्यादा सिंचाई कर देंगे खेतों में, तो फसल का वृद्धि रुक जाएगा। ये जलाक्रांति क्या होता है? तो मिट्टी के जलाक्रांति में क्या होता है कि मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित रंध्रावकाशों के से वायु का निष्कासन हो जाता है। मिट्टी के कण में वायु फंसा हुआ रहता है, वायु रहता है, वह वायु ज़्यादा सिंचाई करने पर निकल जाता है। और ये वायु निकलने से क्या होता है, पौधे के जड़ों को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाती है, जिससे पौधा क्या होता है, मर जाता है। तो जलाक्रांत की स्थिति में ये मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जो रंध्रावकाशों होता है, उससे वायु का निष्कासन हो जाता है। और वायु के निष्कासन होने के से क्या होता है कि पौधे के जड़ों को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाती है, जिससे कि पौधा मर जाता है। तो अधिक सिंचाई भी फसल में नहीं करनी चाहिए। अलग अलग फसलों के लिए जल की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसा अलग अलग फसल लगाएंगे, फसल एक जिस तरह का फसल होता है उस तरह से उसमें जल की मात्रा भी उसके हिसाब से ही दिया जाता है। जैसे धान की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो धान की फसल में ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, तो ज़्यादा पानी देना, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होगी। लेकिन गेहूं के फसल में जुताई के पहले पानी दिया जाता है, और फूल लगने पर पानी दिया जाता है, और दाना बनने के समय में पानी दिया जाता है। तो और यह भी है कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी तथा अलग अलग मौसमों में भी सिंचाई की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग प्रकार की मिट्टी, रेतीली मिट्टी में जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। रेतीली मिट्टी जल को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है, और जबकि जलोढ़ मिट्टी में जल की कम आवश्यकता होती है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार से जल का सिंचाई करना चाहिए। और मौसम में, अलग अलग मौसम में भी सिंचाई की अलग अलग आवश्यकता होनी चाहिए। अब बारिश के मौसम में ज़्यादा सिंचाई कर देंगे, सिंचाई भी करेंगे, बारिश भी होगा, तो पानी का जमाव ज़्यादा हो जाएगा खेतों में, जिससे कि ये उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बात समझ में आया कि कितना सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई करने से हमारा फसल नष्ट हो जाता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ रेतीली मिट्टी में ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है तथा चिकनी मिट्टी में कम जल की आवश्यकता पड़ती है। तो रेतीली मिट्टी में ज़्यादा जल चाहिए। क्यों भाई? तो रेतीली मिट्टी में ज़्यादा जल क्यों चाहिए? तो रेतीली मिट्टी का जल धारण क्षमता कम होता है। रेतीली मिट्टी कम समय तक जल को धारण कर सकता है, यानी कम समय तक उस पर जल टिक पाता है। लेकिन अंतः स्रवण दर जो होता है वह अधिक, बहुत जल्दी सोख लेता है। तो अंतः स्रवण दर बहुत अधिक होता है। और चिकनी मिट्टी में ना इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जल धारण क्षमता अधिक होता है, इसमें बहुत समय तक उसमें जल रुका हुआ रहता है, लेकिन अंतः स्रवण दर कम होता है, यानी सोखने की क्षमता कम होती है। तो ये रेतीली मिट्टी में जल का ज़्यादा जल क्यों ज़रूरी है समझ में आ गया होगा। और चिकनी मिट्टी में कम जल की आवश्यकता क्यों होती है। गर्मी के समय में ना सिंचाई की बार बार ज़रूरत पड़ती है। क्यों गर्मी के समय में सिंचाई की बार बार ज़रूरत क्यों होती है? तो खेतों से पानी का वाष्पन तथा पौधे की पत्तियों द्वारा वाष्प उत्सर्जन तेजी से और अधिक होता है। वाष्पन, खेतों में पानी का वाष्पन और पौधे की पत्तियों द्वारा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होने लगती है और अधिक तेज़ी से होने लगती है। तो इस कारण गर्मी के दिनों में ना बार बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पानी की कमी से पौधा सूख जाते हैं। पानी की कमी होगा ना तो पौधा सूख जाएंगे। तो ये बात समझ में आया होगा। तो सिंचाई जान गए। सिंचाई के स्रोत को जानते हैं कि सिंचाई का स्रोत कौन कौन से हैं।
तो सिंचाई के सबसे बड़ा स्रोत वर्षा का जल है। आज भी अधिकांश जो किसान है वो आज भी वर्षा जल पर आश्रित है। तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा जल है, जो कि आज के लोग भी, किसान लोग भी वर्षा जल पर आश्रित हैं। इसके अलावा वर्षा जल के अलावा भी सिंचाई का स्रोत है नदी, तालाब, नहर, कुआं, नलकूप, ये सब सिंचाई के स्रोत हैं। इन स्रोतों से जल को अलग अलग तरीकों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। नदी, तालाब, नहर, कुआं, नलकूप वर्षा जल के अलावा सिंचाई के स्रोत हैं। इसके जल को खेत तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों द्वारा प्रयोग करके खेत तक ले जाया जाता है। सिंचाई के परंपरागत तरीका भी, तो सिंचाई के परंपरागत तरीका है घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सब सिंचाई के परंपरागत तरीका है। इससे भी खेतों में जल उपलब्ध कराया जाता है। इससे खेत में जल उपलब्ध कराया जाता है। इसको चलाने के लिए पालतू जानवर का उपयोग करते हैं या मजदूर का उपयोग करके जल का निकासी करते हैं। इन सब को घिरनी, चेन पंप, ढकेलनी, रहट, ये सब जो है परंपरागत स्रोत को इससे इस जल निकालने के लिए पालतू जानवरों का उपयोग करते हैं और मजदूरों का उपयोग करते हैं। अब जो है आज के समय में पानी को खींचने के लिए, जल को खींचने के लिए डीजल या विद्युत से चलने वाली मशीन पंप का उपयोग करते हैं। डीजल या विद्युत से चलने वाली मशीन पंप का प्रयोग करके हम जल को निकालते हैं। तो ये हमारा सिंचाई के लिए कुछ स्रोत है। सिंचाई के स्रोत को समझ में आ गया होगा। सिंचाई की आधुनिक विधि, वो तो सिंचाई की परंपरागत विधि को देखें। यहाँ पर सिंचाई की आधुनिक विधि, आज का विधि सिंचाई का छिड़काव तंत्र है। आज पानी की कमी हो चुका है, तो इसके लिए सिंचाई के, जिससे कि पानी कम बर्बाद हो सके और अच्छा सिंचाई हो पाए, तो इसमें सबसे प्रमुख जो है सिंचाई का विधि वह है छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र क्या है? छिड़काव तंत्र, इसका प्रयोग असमतल भूमि में किया जाता है। असमतल भूमि में, असमतल भूमि रहे तो छिड़काव तंत्र का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि जल का कम बर्बादी होगा। छिड़काव तंत्र का प्रयोग से अगर हम सिंचाई करते हैं, इसमें पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा होता है। ये छिड़काव तंत्र के सबसे ऊपर वाले सिरों पर नोजल होता है जो घूमने वाले होते हैं। नोजल से जल का छिड़काव फसलों पर वर्षा जल के समान होता है। वर्षा जल जैसा फसल के ऊपर गिरने लगता है जल। इस विधि का प्रयोग रेतीली मिट्टी में करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। रेतीली मिट्टी में इस विधि का प्रयोग अच्छा होता है। तो रेतीली मिट्टी में छिड़काव तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा जो विधि है वो ड्रिप तंत्र है। तो ड्रिप तंत्र, ये छिड़काव तंत्र समझ में आया होगा, तो ड्रिप तंत्र समझिए। पौधों की जड़ के पास पाइपों द्वारा बूंद बूंद पानी दिया जाता है। इसमें ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि पौधों की जड़ के पास पाइप को रख दिया जाता है, उससे धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी उसके जड़ में पहुंचता है। तो इस विधि द्वारा फलदार पौधों, बगीचों तथा वृक्षों की सिंचाई की जाती है। तो ड्रिप तंत्र से फलदार पौधों, बगीचों तथा वृक्षों की सिंचाई करना अच्छा होता है। इससे भी जल की बर्बादी कम हो पाती है। और जहाँ जल की कमी वाले क्षेत्र है वहाँ तो ड्रिप तंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे जल का कम बर्बाद होगा। तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये सिंचाई की आधुनिक विधि है। ये दोनों समझ में आया होगा। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र दोनों समझ गए होंगे। तो ये सिंचाई समझ में आ गया होगा आप लोगों को।